Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th Federal Board National Book Foundation Physics, हम पढ़ रहे थे डायनामिक्स टू यूनिट नंबर 4। हमारा आज का टॉपिक है 4.6 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करके रगड़ खा के मूव करती है तो एक ऐसी अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि उसकी उस मूवमेंट को रोक रही होती है। अब ये जो उसको रोक रही होती है फोर्स, उसे फ्रिक्शन कहा जाता है। ये अपोजिंग फोर्स, ये जो ऑपोजिट फोर्स, ये जो हिंड्रेंस, ये रुकावट जो होती है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। देखिए कहते हैं फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय द लेटर एफ इज द रेजिस्टेंस, रुकावट है, टू रिलेटिव मोशन दैट अकर्स व्हेनेवर टू मटेरियल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, कि जब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सिंस इट इज अ फोर्स, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लिहाजा ये एक ऐसी फोर्स है, देयरफॉर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज अ यूनिट न्यूटन। तो क्योंकि ये फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसका यूनिट न्यूटन होता है। कहते फोर्स इज फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन इन द ऑपोजिट मोशन, कि बॉडी जिधर मूव कर रही है हमेशा इसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। कहते इफ यू पुश अ ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक अलोंग अ फ्लोर टू द राइट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक विल बी ऑन द लेफ्ट, कि अगर आप एक ब्लॉक को जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी, क्योंकि उसके आगे की जो मूवमेंट है, जो आगे की तरफ मूव कर रही है, आगे जा रही है, उसके इस मोशन को वो रोक रही होती है। नेक्स्ट वन देखिए, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन। असल में जो आपको बड़े सिल्वर शाइनी और बड़े जो है वो स्मूथ सरफेसेस भी नज़र आते हैं, उनमें भी फ्रिक्शन पाई जाती है। अगर हम जो है वो बहुत ही स्मूथ सरफेसेस उनका माइक्रोस्कोपिक जो है वो देखें, व्यू लें, तो जो हर जो स्मूथ सरफेस है वो भी बीच में से उसके अंदर रफ जो है वो अपकमिंग्स होंगे। मिसाल के तौर पे ये एक जो है वो शीशा है, ये एक लकड़ी का ब्लॉक है। अब देखने में ये शीशे के ऊपर अगर इसको यूं स्लाइड किया जाएगा तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे से ऐसे उभार नजर आ रहे होंगे। चाहे वो जितनी मर्जी पॉलिश्ड हो, जितनी मर्जी वो जो है वो क्लियर नज़र आ रही हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है कोल्ड वेल्ड जिनको बोला जाता है, ये छोटे छोटे से जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं। कहते हैं एवरी सरफेस इज रफ, इवन द सरफेस दैट अपीयर्स टू बी हाईली पॉलिश्ड कैन एक्चुअली लुक क्वाइट रफ व्हेन एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और वो भी जो नज़र आती है वो भी रफ हो सकती है जब उसको माइक्रोस्कोप में देखें। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्टली फ्लैट सरफेस, कि बिल्कुल परफेक्टली फ्लैट सरफेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एज अ रिजल्ट द टू सरफेसेस दैट आर टचिंग आर नॉट रियली टचिंग क्रॉस द एंटायर एरिया अपीयर्स टू बी टचिंग, कि हर वो चीज़ जो टच हो रही होती है वो असल में टच नहीं हो रही थी, जो आपको नज़र आ रही होती है कुछ ऐसी बीच में से भी होती हैं जो कि उन दोनों की रुकावट को रोक रही होती हैं। कहते हैं थस रफनेस ऑफ बोथ सरफेस इंटरलॉक विच मेक्स फ्रिक्शन, तो लिहाजा इन दोनों की जो रफ सर्फेसिस हैं वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। अब फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करके चल रही होती है तो ऐसे में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी जो है वो चल रही है रोड के ऊपर, तो गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, इसी तरीके से बाइक के रिम्स, अगर हमने ये ब्रेक लगानी है तो इसमें ब्रेक पैड्स और इसके दरमियान में जो होती है ये भी जो है ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, जो कि मूविंग बॉडीज़ के अंदर पाई जाती है। ऐसे ही घूमते हुए जिस्म के अंदर, बॉडीज़ के अंदर जो फ्रिक्शन होगी वो जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। कहते रिम ब्रेक्स आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट पॉपुलर बाइसाइकिल ब्रेक्स as they provide etiquette braking power without so much maintenance. They are controlled by hand levers which are attached to the actual brake by the cable. ठीक है, ब्रेक केबल के साथ जो है इससे अटैच होते हैं, जैसे हम इसको खींचते हैं तो ये पैडल से ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से बाइसाइकिल जो है वो रुक जाती है। व्हेन द राइडर पुल्स द ब्रेक्स लीवर, जब उसको खींचता है तो वो रुक जाती है। अब इसके फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है। इसका लॉस जो है वो एक हमें डिसएडवांटेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें जो है वो एनर्जी बड़ी ज़ाया हो जाती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप गाड़ी का इंजन एक बार स्टार्ट करके उसको थोड़ी सी रन करें और फिर वो चलती रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी।
फ्रिक्शन जो नहीं होगी, असल में रुकती ही गाड़ी के टायर और नीचे फ्रिक्शन। इसी तरीके से मशीन की भी एग्जांपल ले ले, एक बार उसको थोड़े से उसमें चला दिया जाए अगर, तो फिर वो कभी नहीं रुकेगी, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन पाई जाती है उसके सारे पुर्जों के दरमियान में, इसलिए जो है वो थोड़ी देर चलने के बाद अगर वो जो मशीन है वो रुक जाती होती है, फिर उसको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमें एक बार एनर्जी दे दें और उसके बाद वो चलती रहेगी। कहते हैं फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन मेनी सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज और आवर फीट्स, और के हमारे जो जूतों के सोल हैं और उसमें और ज़मीन के दरमियान में फ्रिक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी ग्रिप बन जाती होती है और हमें चलने में मदद देती है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड हेल्प्स टू ड्राइव कार्स, के टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन होती है। अब देखें जहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्नो फॉल हुई हो या थोड़ी सी बारिश हुई हो, ऐसी सूरत में आप जब ब्रेक लगाएंगे तो बड़ी देर के बाद जाके गाड़ी जो है वो रुकती है, जिसकी वजह फ्रिक्शन रिड्यूस हो चुकी होती है। इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड कॉजेज हीटिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स इन मशीनरी, कि ये स्लो डाउन कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं उनको बिल्कुल स्लो डाउन कर देती है। और जो मशीनरी के पार्ट्स आपस में चल रहे होते हैं उनको ये जो है वो हीट अप कर देती है, गर्म कर देती है। एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी, ठीक है, ये उसके डिसएडवांटेज है, मैंने बता दिया कि बड़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो इसमें ज़ाया हो जाती है। और प्रोड्यूस वियर एंड टीयर, इसमें एक दूसरे के साथ पुर्जे जो मिल के एक दूसरे के साथ रगड़ खा के जा रहे होते हैं, तो वो वियर एंड टीयर, फटना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सबसे पहले किया गया जाए पॉलिशिंग, कि जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो जो है वो कोई भी किस्म की जो एक दूसरे के साथ आपस में रगड़ खा के चल रही हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पॉलिश कर दिया जाए, स्मूथ कर दिया जाए, ऐसे में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। बॉल बेरिंग को यूज़ किया जाए, ठीक है, जैसा कि अगर आपने देखा होगा अक्सर टीवी ट्रॉलीज के नीचे छोटे छोटे से टायर लगे होते हैं, तो वो बॉल बेरिंग्स होते हैं बेसिकली। तो अगर वो बॉल बेरिंग जो हैं वो लगा दी जाए तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा सा जोर लगाने के बाद भी, अब देखें ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ जो है वो आपके पास एक ऐसा ब्लॉक है और दूसरी तरफ ऐसा ब्लॉक है जिसके नीचे जो है वो बॉल बेरिंग जैसे टायर लगे हुए हैं, दोनों को अगर आपको धक्का देना है तो चाहे तो ऐसे में आपका जो है वो कम फोर्स लगानी पड़ेगी जिसके नीचे बॉल बेरिंग्स होंगे। आप थोड़ी सी फोर्स लगाने के बाद भी इसको मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो है और ब्लॉक के और नीचे टायर के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो है वो थोड़ी सी फोर्स लगा के भी चल सकते हैं। जबकि इसमें जो है ना ये इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। असल में जितना एरिया इन कांटेक्ट ज़्यादा होता है फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये देखिए यहाँ पे एरिया इन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, एरिया इन कांटेक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे जो है वो एरिया इन कांटेक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, इतना इतना सा हिस्सा जो है ना वो कांटेक्ट में आ रहा है, बाकी सारा हिस्सा जो वो कांटेक्ट में नहीं है। तो जितना एरिया इन कांटेक्ट कम होगा उतनी ही फ्रिक्शन जो है वो कम होगी, और जितना ज़्यादा होगा एरिया इन कांटेक्ट फ्रिक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, एक बार आपकी बाईसाइकिल का टायर बिल्कुल ठीक है, दूसरी बार जो है वो पंचर है। जब टायर पंचर होता है तो बहुत ज़्यादा सारा एरिया जो है वो टायर का और आपकी सड़क का और आपके टायर का जो है वो आपस में टच हो रहा होता है। ऐसे में उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब अगर वो फुल इन्फ्लेटेड ऐसे टायर भरा हुआ होगा तो थोड़ा सा एरिया इसके साथ टच हो रहा होता है। तो जितना कम एरिया इन कॉन्टैक्ट होगा फ्रिक्शन भी उतनी ही कम हो जाती है। अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, अब यही वजह एक क्या होता है मेथड हमारे पास कि हम लुब्रिकेंट्स, चिकनाई वाली चीज़ें, लुब्रिकेंट्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब लुब्रिकेंट्स में ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, ऐसी चीज़ें जो है मशीनरी को देते रहते हैं ताकि जो उसके पुर्जे एक दूसरे के साथ रगड़ खा के चल रहे हैं उनमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट देखें रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, अभी मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल पहली बार देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे कोई भी किसी किस्म के टायर नहीं है, इसको आपको धक्का देने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब कि जिसके नीचे बॉल बेरिंग्स होंगे, रोलिंग, अब आपने ये जो फ्रिक्शन थी ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी, ये फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ऐसी सूरत में फ्रिक्शन भी कम हो जाती है। और पीछे मैंने बड़ी डिटेल से सारा कुछ बता दिया कि जब एक बॉडी जो है वो रोल ओवर करती है तो सर्फेसिस के दरमियान में जो फ्रिक्शन पाई जाती है इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को, ठीक है।
कहते हैं फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक कोहेसिव forces and the forces exerted by the walls of the container, but both liquids and gases are fluids and they can flow and exert force on the walls of the container. चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों सूरतों में इसके अंदर जो है ना वो फ्रिक्शन पाई जाती है, जो वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है। कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, द फ्लूइड पुशेस बैक on the body with the equal opposing force. This retarding force experienced by an object moving through the fluid is called the drag force. के वो जो जब कोई बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फॉर एग्जांपल गिर रही है तो नीचे से एयर भी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही होती है, तो चूंकि ये ऑपोजिट साइड पे हो रही होती है और उसकी मूवमेंट को रोक रही होती है, तो ये रिटार्डेशन की जो फोर्स है इसको जो है ना वो ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एक्सटेंड योर हाथ आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग व्हीकल, कि जब आप हरकत करती हुई चलती हुई गाड़ी से बाहर से अपने हाथ निकालते हैं, एज शोन इन द फिगर, इफ़ यू सेट अप अ पाम ऑफ योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन कैन ऑब्जर्व द फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर आप जो है वो अपना हाथ बाहर निकाल लें तो ऐसे में आपको फ्लूइड फ्रिक्शन महसूस हो सकती है। गाड़ी में से वो देखेंगे आपके आपका हाथ पीछे की तरफ लगेगा और आपको जो है ना वो सामने से एयर जो आ रही है वो आपके हाथ से टकराती हुई महसूस होगी, तो यही जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है। कहते हैं द ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन साइज शेप एंड ओरिएंटेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है, टाइप्स प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। यही वजह है कि जितने भी फास्ट मूविंग व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो हमेशा उनकी शेप ऐसी बना दी जाती है कि वो जो है वो पॉइंटेड होती हैं, सामने से स्ट्रीमलाइन शेप होती हैं। अब जितने भी एरोप्लेन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें से इन सब को आप देखेंगे कि वो एंग्लॉटेड या लंबाई की शक्ल में होते हैं, कोई भी रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर या फिर स्क्वायर या सर्कुलर शेप का नहीं देखेंगे, बल्कि आप स्ट्रीमलाइन शेप का देखेंगे, ऐसे पॉइंटेड, और आगे नोज ऐसे पॉइंटेड होती हैं उसकी। इसकी क्या वजह है कि जब एयर यहाँ से आगे टकराएगी तो ये यहाँ से इधर मुड़ जाएगी, ये यहाँ से आएगी तो ये इधर मुड़ जाएगी, जो यहाँ से टकराएगी ठीक है वो थोड़ी सी इसको रेजिस्ट करेगी, जो इधर से आएगी वो नीचे गुजर जाएगी। सो ऐसे में जो है वो बहुत कम फोर्स लगाकर वो बॉडीज़ आगे जाती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बना देंगे तो बहुत ज़्यादा एयर उसके साथ आके स्ट्राइक करेगी और उसको फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी, और ऐसे में फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगी। कहते हैं स्काई ड्राइवर एंड स्विमर्स चेंज देयर इफेक्टिव साइज एंड ओरिएंटेड बाय बेंडिंग। अब जो स्काई ड्राइवर्स होते हैं और स्विमर्स वगैरह होते हैं वो अपना एक शेप चेंज कर लेते हैं और अपने आप को जो है ना वो, अगर आप जंपिंग को देखें तो जब जो है वो पानी में छलांग लगा देंगे तो ऐसे में वो देखेंगे बिल्कुल जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप ले लेते हैं, ताकि उनके ऊपर फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम से कम हो, उनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू एयर। कि जब पैराट्रूपर्स वगैरह जंप लगाते हैं, जंप लगाते वक्त वो जैसे ही अपना पैराशूट खोलेंगे तो जिस स्पीड से नीचे की तरफ वो आ रहे होते हैं, नीचे से एयर रेजिस्टेंस भी उनको ऊपर की तरफ लगा रही होती है, ये दोनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो जाती हैं, तो वो एक ही स्पीड के साथ जो है वो नीचे गिरते रहते हैं, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। अब इसको एक ग्राफ की शक्ल से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ही गिरते हैं तो एकदम से उनकी जो है ना वो वेलोसिटी जो है ना वो ये देखें स्पीड ये इंक्रीज होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर एकदम से आके वो एक स्टडी स्पीड पकड़ लेते हैं और इसी के साथ जो है वो ज़मीन पे नीचे गिरते रहते हैं। और जब वो इसी स्पीड के साथ जो है वो नीचे की तरफ गिरते रहते हैं तो एक जो है वो वक्त आता है कि वो बिल्कुल एक विदाउट एनी जर्क, एक ख़ास झटके के बगैर हल्के से झटके के साथ ही ज़मीन पे लैंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पैराशूट ओपन नहीं होता, टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं करते, तो ऐसी ज़रूरत में ग्रेविटी की वजह से वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरना शुरू होंगे और एकदम से बड़ा ज़ोरदार तरीके से नीचे गिरेंगे, जिससे उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा आपको मोमेंटम की वजह से। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल डिसिपेशन। कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स डिक्रीजेज द मैकेनिकल एनर्जी इन अ सिस्टम, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जब वो बॉडीज मूव कर रही होती हैं तो ऐसी सूरत में जो है ना एनर्जी बड़ी लूज होती है। डिसिपेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शदीद सर्दी के टाइम में अगर आप जो अपने हाथों को ऐसे रगड़ना शुरू कर दें तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो हीट, क्योंकि जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो हीट भी जो है ना साथ प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे में जब ये दोनों बॉडीज़
ऐसे में आपस में आके रगड़ खा के चल रही होती हैं, तो जो ऑपोजिट फोर्स में प्रोड्यूस हो रही होती है वो फ्रिक्शन होती है, और यही फ्रिक्शन जो होती है वो हाथों को गर्म कर, चूँकि हीटिंग प्रोसीजर होता है ना, ये जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करती है, स्लाइड करती है, तो ऐसे में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं कि वो फोर्स जो कि बॉडीज को जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की बजाय एक सर्कुलर पाथ में, गोल दायरे में घूमने पे मजबूर कर देती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। फॉर अभी इससे पहले हमने जितना भी देखा, जो फोर्स लगती है तो बॉडीज जो है वो मूव करती हैं, वो जो मूव है वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं। जबकि कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जो लगती हैं तो लगने के बाद बजाय बॉडी मूव करे, मूव करने के बॉडी जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आप जो है वो आप एक पत्थर लें और पत्थर को आप ऐसे एक रस्सी के साथ बांध के गोल दायरे के साथ घुमाना शुरू कर दें। अब ये जो है वो गोल दायरे में घूमता जाएगा सर्कुलर पाथ में। अब ये सर्कुलर में ही क्यों रिवॉल्व करेगा, किसी रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप में क्यों नहीं करेगा, हमेशा सर्कुलर पाथ में ही करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी फोर्स है जो कि उसको सर्कल में जो है वो हरकत करने पे मजबूर करती है। वो जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये जो फासला होता है यहाँ से यहाँ तक, ये आर होता है, ये एम होता है, और जो फोर्स लग रही होती है वो एफ होती है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो हर लम्हा चेंज हो रही होती है। ये देखें कि इसको तो चाहिए था कि यहाँ से ये इस तरफ चला जाए अगर लीनियर है, लेकिन वो इधर से इधर चला जाता है। तो इसकी वेलोसिटी हर लम्हा जो है ना वो चेंज होकर एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस हो रही होती है। कहते हैं द फोर्स, डेफिनेशन जो है वो यहाँ से है, द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ, कि वो स्ट्रेट लाइन, ये देखें इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन की बजाय वो जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में मजबूर कर देती है, तो वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाती है। इसी में जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम की भी एग्जांपल है। कहते हैं कंसीडर अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एज शोन द फिगर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन देयर मस्ट बी सम अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट दैट इज पुलिंग इट आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पाथ, कि वो एक ऐसी फोर्स होगी जो कि उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ से बाहर की तरफ मूव करवा रही, अंदर की तरफ मूव करवा रही होती है। तो ये जो फोर्स होती है जो कि उसको सर्कुलेट करवा रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। और इसका फार्मूला एम वी स्केयर ओवर आर होता है। एम स्टैंड फॉर मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एम स्टैंड फॉर मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी मीन्स वेलोसिटी जिससे ये मूव कर रही होती है। सो फार्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन किसे कहते हैं? जो एक गोल दायरे में सर्कल में जो घूम रहा होता है वो ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। एन ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इज इन स्पेस टेक्स अराउंड द अनदर वन, के जब एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द गोल दायरे में जो घूम रहा होता है, ठीक है, वही जो एक रेगुलर पाथ में रिपीटिंग बार बार उसी के गिर्द गोल दायरे में घूमता रहता है वो ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। कहते हैं ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट मोशन इज टर्म एज सैटेलाइट, और कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऐसे गोल दायरे में ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। अ सैटेलाइट कैन बी नेचुरल लाइक अर्थ और द मून, कोई नेचर सैटेलाइट भी होते हैं जैसे कि अर्थ का जो है ना वो मून है, ठीक है, जो भी छोटा होगा वो सर्कुलेट करेगा और वो नेचर सैटेलाइट हो जाएगा। जो अर्थ है वो सन का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसे ही मून जो है वो छोटा है, ज़मीन बड़ी, तो फिर मून हमारा जो है ना वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो इसको खींच रहे होते हैं। मैनी प्लैनेट्स हैव मून्स दैट ऑर्बिट देम, कि कई प्लैनेट होते हैं जिनके मून होते हैं जो उनके ऑर्बिट करते हैं। जितना बड़ा प्लैनेट होगा उसके मून्स की तादाद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट देम। सैटेलाइट कैन बी मैन मेड, कुछ जो सैटेलाइट है वो मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं। सच मैन मेड सैटेलाइट टर्म दैट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो इसी के से खुद इंसानों के बनाए हुए होते हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। कहते हैं टू पुट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट वी मस्ट मूव इट टू हाई एल्टीट्यूड, कि अगर हमने जो है ना वो कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना है तो हमें चाहिए कि हम उसको एक बड़ी ऊंचाई पे जहाँ पे ग्रेविटी जो है ना वो कम हो जाती है उससे भी ऊपर जो है उसको लेके जाएं। और फिर चूंकि जब एक ने ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन गया, ज़मीन हमारी बहुत बड़ी है, वो ऑब्जेक्ट छोटा है, तो वो ज़मीन के गिर्द गोल दायरे में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद घूमना शुरू कर देता है। अब जितने भी आप जो है वो लाइव
प्रोग्राम्स देखते हैं, मैचेस देखते हैं, या जो भी, ये सारे के सारे जो है वो नेचुरल ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इनको जो है वो आसमान में भेज दिया जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो ये ज़मीन के गिर्द गोल दायरे में घूमना शुरू कर देते हैं। 4 to 5 सैटेलाइट हो तो हम पूरी दुनिया को का जो है ना उसके गिर्द, ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और उसको हम कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब लाइव शोज़, मैचेस वगैरह सारे लाइव देख सकते हैं। नेक्स्ट, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। अब जो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना उसने टाइम लगाया। अब डिस्टेंस कितना होगा, ये जो एक चक्कर होगा ना इसका, ये एक चक्कर, ये टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका एक चक्कर क्या होगा, अगर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ तक चला गया, तो क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में, गोल दायरे में जैसे ये घूम रहा होगा। तो ये 2πr है जो इसने एक चक्कर पूरा किया, और डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, कितने टाइम में किया, क्योंकि जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए, कहते हैं द टाइम इज टेकन टू ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड अनदर ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिट पीरियड टी। अर्थ completes its orbit period around the sun every 365 days। के अर्थ को, फॉर एग्जांपल ये अर्थ यहाँ से शुरू किया उसने, जो पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। अब इसी तरीके से जो हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ से बॉडी ने शुरू किया और दोबारा यहाँ तक चला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो टोटल डिस्टेंस होगा, और वो बराबर होगा सर्कमफेरेंस के। देखा ना, ये घूमा है तो सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है सर्कल का 2πr, सर्कमफेरेंस सर्कल, डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम लगा उसको, यही एवरेज वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट में देखें, प्लानिटरी डाटा। कहते हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ऑर्बिटिंग अदर स्टेलर रिमेनेंट दैट इज मैसिव इनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ग्रेविटी इज टर्म एज प्लैनेट। देयर आर मोर प्लैनेट्स इन आवर गैलेक्सी देन स्टार्स, के प्लैनेट्स की जो है ना वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू स्टार। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर स्टार, द सन, द everything bound to it by the gravity। the planets मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून वगैरह, ड्रॉप प्लांट्स सच एज प्लूटो वगैरह, डजन्स ऑफ मिलियंस, बेशुमार ऐसे और भी होंगे, ठीक है। कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स और भी कई ऐसी हो सकता है कि सिस्टम्स हों, कई सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी के अलावा और भी बड़ी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, लेकिन जो नोन है उसके बारे में ये बता रहे हैं। देखें, मिसाल के तौर पे ये छोटा सा उन्होंने एक डाटा दिया हुआ है कि मरकरी का देख लें डिस्टेंस कितना है सन से, ठीक है, गैगा मीटर यानी 12 मीटर्स के साथ, ये मैथ उसका दिया हुआ है, ग्रेविटी इसकी दी हुई है, वीनस का जो है ना वो दिया हुआ है, अर्थ का दिया हुआ है, मार्स का, जुपिटर का, सैटर्न का, और एवरेज टेम्परेचर जो है वो भी गिवन है 167, 464, अर्थ का एवरेज 15 है, मार्स का माइनस। अब ये देखें जैसे जैसे वो दूर होते जाएंगे उनका जो है वो टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सन से जैसे दूर, जितना दूर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर उनका ज़्यादा कम होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, और जितना सन के करीब होंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने अपना ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।